बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट वाला चैप्टर है उसको स्टार्ट किया हुआ था और उसी के टॉपिक्स को स्टडी करते आ रहे थे टिल आवर प्रीवियस वीडियो। ठीक है, अपनी प्रीवियस वीडियो तक। आज भी इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो चैप्टर नंबर 11 का ही टॉपिक है। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फाइनल पेपर के लिहाज से ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर औकात ये क्वेश्चन पेपर में देखा जाता है। ठीक है, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ चलेंगे और आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम्स आपको इसके अंदर आएंगी आप उनको फेस कर सकें। ठीक है, आप उसको देख सकें, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। चलते हैं स्टूडेंट अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले इसकी डेफिनेशन क्या है हम उसको देखेंगे, बाकी इसकी फिर एप्लीकेशंस होंगी, फिर ठीक है उसकी जो एग्जांपल्स होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आप उसके बाद कह सकते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशंस आ रही हैं कौन कौन सी हैं उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या आती है वो देखना जा रहे हैं हम। कहते हैं व्हेन द हीट क्यू इज एडेड टू अ सिस्टम, कि जब किसी सिस्टम को आप हीट ऐड करते हैं, दिस एनर्जी अपीयर्स एज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी डेल यू। ठीक है, कि जब किसी सिस्टम को एनर्जी हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो हीट क्या होती है, एज अ इंटरनल एनर्जी होती है उसके पास, सिस्टम के पास, या उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। स्टोर्ड इन द सिस्टम प्लस द वर्क डन डब्ल्यू बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, स्टोर जो आप हीट प्रोवाइड करती है, हीट क्या करती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है और साथ वर्क डन आ जाता है। ठीक है, वर्क डन जो वो वाला वर्क डन जो सिस्टम लगाता है अपनी सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कहती है व्हेन हीट क्यू इज एडेड, व्हेन हीट क्यू इज एडेड to a system, added to a system, this energy appears as an increase in the internal energy, in the internal energy del U, internal energy del U stored in the system, stored in the system plus a work done W plus the work done W by the system on its surroundings। ठीक है, on its surrounding। ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं कि जब भी किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं वो हीट क्या करती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को हमने क्या दिया, वो डेल यू के इक्वल आ रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं स्टोर्ड इन द सिस्टम, और प्लस होता है वर्क डन, वो वाला वर्क डन जो सिस्टम करता है अपनी सराउंडिंग के ऊपर। ठीक है, उसके इक्वल आते हैं आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी जो हीट आपके पास आ रही है Q इज इक्वल टू हीट प्रोवाइड किया आपने सिस्टम के ऊपर
हीट ने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, प्लस इंक्रीज होने से क्या होगा, साथ वर्क डन भी होगा। ठीक है, हीट प्रोवाइड की, हीट के प्रोवाइड करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई और इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने से क्या हुआ, वर्क डन। वर्क डन होता किधर है, अपनी जो आपके पास सिस्टम है, सिस्टम की सराउंडिंग्स के ऊपर। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स कहते हैं व्हेन हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, कि जब भी किसी सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट ऐड करते हैं, देयर इज एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी फ्रॉम U1 टू U2। तो हमने अभी डेफिनेशन में भी यही पढ़ा, एक्सप्लेनेशन में ये भी बता रहे हैं कि जब किसी सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट के प्रोवाइड होने से क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी, लेट अस सपोज के इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी और बाद में इंक्रीज होने के बाद वो क्या हो गई U2, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, चूंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड एन इंक्रीज इन प्रेशर और चेंज इन द स्टेट। इफ एट द सेम टाइम अ सब्सटेंस इज अलाउड टू एक्सपेंड, then work W is the work done on its environment, कि अगर हीट के बढ़ने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो वो सिस्टम में अगर एक्सपेंड हो गया तो एक्सपेंड होने से वर्क डन कुछ होगा इसकी सराउंडिंग्स के ऊपर, तो वो वर्क डन भी क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेनेशन अगर हम लिखें, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि जो आपके पास हीट थी वो तो प्रोवाइड हो गई, लेकिन उसकी जो इंटरनल एनर्जी थी, ठीक है, वो क्या थी, पहले U1 से बढ़ के क्या हो गई U2, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने ये पढ़ा हुआ है, तो चेंज को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 प्लस वर्क डन W। ठीक है, अब स्टूडेंट फिर हमने वही कहा कि जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके पास इसको क्लोज भी करें तो फिर भी आपके पास दोबारा यही इक्वेशन आ जाती है, डेल U प्लस W। डेफिनेशन में भी यही बताया गया था। अब अगर एक्सप्लेनेशन की बात की तो एक्सप्लेनेशन में भी सारा प्रोसेस वही बताया गया है कि जब किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाती है, हीट के प्रोवाइड होने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है, पहले कम थी बाद में ज्यादा हो गई। फिर अगर वो सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंड कर जे, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, सिस्टम एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड होने से थोड़ा सा उसकी सराउंडिंग के ऊपर भी वर्क डन हुआ, तो वर्क डन जो होता है वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी के साथ, तो आपके पास आ जाता है हीट। कहते हैं दस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर आप इंटरनल एनर्जी निकालना चाहें तो इंटरनल एनर्जी का स्टूडेंट्स फार्मूला क्या बनेगा, डेल U इज इक्वल टू Q अपनी जगह पर कायम, U के साथ ये W प्लस हो रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस W, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या हुआ इसमें कि आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया था, आपने उसको कैलकुलेट करना हो तो वो किसके बराबर आता है, हीट माइनस वर्क डन। जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे थे उसमें वर्क डन को माइनस कर देंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर आपने हीट फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया वो प्लस जो वर्क डन हुआ था वो, उन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास हीट आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, आई होप आपको समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एग्जांपल जिसकी क्या है, एग्जांपल्स में पहले आ रही है बाइसाइकिल पंप। ठीक है, कौन सी एग्जांपल है, नंबर 1, स्टूडेंट बाइसाइकिल पंप कह रहे हैं। तो बाइसाइकिल पंप क्या होता है कि जो आपके पास साइकिल होती है, साइकिल या आपके पास जिसको बाइक भी कहते हैं, मोटरसाइकिल आम अल्फाज में, उसमें हवा, उसके टायर्स में जो हवा भरने के लिए हम पंप यूज करते हैं। ठीक है, जो मैनुअल पंप होता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो मैनुअल होता है उस पंप को, ये इसकी पहली एग्जांपल आ रही है। ठीक है, उस पंप को कंसिडर किया जा रहा है। कहते हैं अ बाइसाइकिल पंप प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल
व्हेन वी पंप ऑन द हैंडल रैपिडली, ठीक है, वो क्या होता है कि हैंडल के ऊपर हम पंप करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं रैपिडली, इट बिकम हॉट ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है, जब आप पंप के ऊपर उसको पंप लगाई जाती हैं, ऊपर नीचे करते हैं उसको, ठीक है, तो वो क्या होता है, गैस की वजह से वो हीटअप हो जाता है, ठीक है, हीटअप होने की वजह से क्या होता है, वो मैकेनिकल वर्क डन करता है, ठीक है, दिस वाई इट इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर कंसीडर करें, अपने माइंड में इमेजिन करें कि आपके पास जो पंप होता है, बाइसिकल पंप, जिसके जरिए हम आम तौर पर साइकिल्स में हवा भरते हैं, ठीक है, पंप किया जाता है, उसको ऊपर नीचे हम करते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर के एक्सर्ट होने से क्या होता है कि उसकी वाल्स के ऊपर प्रेशर लगने से वो हीटअप हो जाता है, यानी उसको हीट मिलती रहती है, हीट के मिलने से उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने से फिर वो क्या करता है, मैकेनिकल वर्क डन भी करता है, ठीक है, इसके जरिए आप हवा आपको मिलती रहती है और टायर के अंदर हवा भरी जाती है, ठीक है, सिंपल सा ये प्रोसेस आपने याद रखना है इसको। फिर कहते हैं द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ, कि जो बाइसाइकिल का पंप आ रहा है इसके अंदर क्या क्या आता है, कहते हैं बाइसाइकिल पंप विद द ब्लॉक्ड आउटलेट, ठीक है, इसका एक बैरूनी हिस्सा होता है, ठीक है, जहां से हवा बाहर आनी होती है। A thermocouple connected through a blocked outlet to note the temperature of air, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ एयर। थर्मोकपल कहते हैं स्टूडेंट, एक इसके अंदर एक आप कह सकते हैं कि एक मीटर नुमा भी चीज लगी होती है जो क्या करती है, इस टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को मेजर करती है, ठीक है। एक तो बिल्कुल सिंपल है ना कि जो आम इस्तेमाल होने वाला पंप है ये थोड़ा सा उससे हट के है, ठीक है, प्रोसेस लेकिन वही यूज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा जो प्रोसेस है या इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी चेंज आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर एक थर्मोकम्पल कनेक्टेड होता है जो कि क्या करता है, डिवाइस के टेम्परेचर को मेजर करता है। व्हेन पिस्टन इज रैपिडली पुश्ड, ठीक है, जो पिस्टन होता है वो पुश किया जाता है जब, थर्मोमीटर शोज द टेम्परेचर राइज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर, कि जो थर्मोमीटर होता है, ठीक है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्यों बढ़ेगा, चूंकि जब हमने फोर्स लगाई, फोर्स के लगने से प्रेशर लगा, प्रेशर के लगने से क्या होगा कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो कहते हैं कि हम हीट प्रोवाइड की जा रही है उसको, हीट के प्रोवाइड होने से तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। द पुश फोर्स डज वर्क ऑन द एयर, जो पुश फोर्स थी उसने हवा के ऊपर काम किया, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, वर्क करने से क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई। बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर, जब हवा का टेम्परेचर बढ़ा, हवा के टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी भी स्टूडेंट्स वो भी इंक्रीज हो गई। पहली मिसाल ये थी। दूसरा कहते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, ठीक है, पहली ये थी आपके पास, दूसरी आपके पास आ रही है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहे आपको, फिर चलते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की तरफ। कहते हैं अ बाइसिकल पंप प्रोवाइड, अ बाइसिकल पंप provides good example, when, ठीक है, ये अच्छी एग्जांपल है, when we pump on the handle, when we pump on the handle, when we pump on the handle rapidly it becomes hot, it becomes hot, ये क्या होता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन, ड्यू टू मैकेनिकल वर्क डन, ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन से क्या होता है, ये हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है ऑन द गैस, ठीक है, गैस के ऊपर मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है, ऑन द गैस, ठीक है। इन दिस वे इट्स इंक्रीज, इन दिस वे
In this way, it increase its internal energy। ठीक है, इस तरीकाकार से क्या होता है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है स्टूडेंट वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पहली मिसाल। दूसरी मिसाल क्या रहे हैं, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म आल्सो प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कि ह्यूमन जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी एक एनर्जी कंजर्वेशन की एग्जांपल पेश करता है। कैसे? ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स डू वर्क व्हेन दे वॉक। कि जो इंसान होते हैं, ठीक है, या जो दूसरे जानवर होते हैं, वो जब वॉक कर रहे हो तो वो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग वॉक दे डू वर्क डन। रन और मूव हैवी ऑब्जेक्ट। कि जब वो वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो यानी दौड़ लगा रहे हो, या कोई हैवी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, तो वो क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं। वर्क रिक्वायर एनर्जी, क्योंकि जब वर्क होता ही तब है जब एनर्जी रिक्वायर हो। ठीक है, जब आपके पास एनर्जी हो। ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि वर्क करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। अगर एनर्जी होगी तो वर्क होगा, अगर वर्क एनर्जी नहीं होगी तो वर्क भी नहीं हो सकेगा। ठीक है, कहते हैं वर्क डन ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी इज आल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ टू मेक न्यू सेल्स एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स दैट हैव डाइड। ठीक है, कहते हैं कि ग्रो करने के लिए, अगर इंसान की बात करें तो इंसानी ग्रोथ के लिए एनर्जी बहुत अहम चीज है। अगर आप एनर्जी यानी अच्छी डाइट आप यूज करते हैं तो अच्छी डाइट से आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है। ज्यादा एनर्जी के मिलने से आपका जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ग्रोथ रेट इंक्रीज होने से क्या होता है कि आपके जो न्यू सेल्स हैं वो बर्न होते हैं। ठीक है, और जो आपके ओल्ड सेल्स हैं, ठीक है, वो बर्न होते रहते हैं, वो आपके बॉडी से डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी से वो रिमूव होते जाते हैं। ये ड्यू टू होता है एनर्जी। अगर आप एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी आपको अच्छी मिल रही है, तो आपके जो न्यू सेल्स हैं वो तेजी से बनना स्टार्ट होंगे और जो पुराने सेल्स हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहती है एनर्जी इज आल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ टू मेक न्यू सेल्स एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स दैट हैव डाइड। के जो सेल मर जाए उनको खत्म करने और नए सेल बनाने के लिए एनर्जी एक लाजमी जुज है। वर्क डन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस केस में जो वर्क डन होता है वो क्या करता है कि बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो स्टूडेंट हमने अभी फार्मूला पढ़ा कि इंटरनल एनर्जी जो बराबर आती है वो हीट में से अगर वर्क डन को माइनस कर दें तो वो बराबर आ जाती है इंटरनल एनर्जी। तो सेम यही प्रोसेस हम ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन सिस्टम के अंदर होता है कि जब कोई वो वर्क डन करते हैं, ठीक है, वर्क डन करने से वो उनका जिस्म हीटअप हो जाता है। ठीक है, जब वो वर्क काम करते हैं, ठीक है, रन कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, हैवी ऑब्जेक्ट्स उठा रहे हो, तो वो एज अ वर्क डन करते हैं। तो वर्क डन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इंटरनल एनर्जी का अगर हम फार्मूला देखें तो वो कहते हैं कि आपके पास जो हीट आ रही होती है यानी जो एनर्जी है, एनर्जी में से वर्क डन को माइनस कर दिया, आपके पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है। कहते हैं हेंस द बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी इज मेंटेन बाय द फूड वी ईट। कहते हैं कि जिस्म का जो इंटरनल टेम्परेचर है, ठीक है, जिस्म का जो टेम्परेचर है और जो इंटरनल एनर्जी है ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेंटेन बाय द फूड वी ईट। ठीक है, अगर हम जिस तरह की खुराक लेंगे, जिस तरह की हम डाइट यूज करेंगे, हमारी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और हमारा टेम्परेचर उसी के लिहाज से वर्क करेगा। ठीक है, अगर हम
हेल्थी डाइट ले रहे हैं तो मे भी हमारा टेम्परेचर ज़रा इंक्रीज़ हो, हमारी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो। चूँकि हैवी डाइट के लिए हमारे जो जिस्म के अंदरूनी अज़ा हैं उनको वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो जब वो वर्किंग करेंगे तो हमारा जिस्म हीटअप हो जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर हम लो डाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का उसको इतना वर्क नहीं करना पड़ता, तो बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा। ये सारा कुछ बताया जा रहा है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, कहते हैं ह्यूमन मेटाबॉलिज्म आल्सो प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म also provides an example of energy conversion। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि एनर्जी कन्वर्ट होती है। ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स डू वर्क, ह्यूमन बीइंग and other animals do work when they walk, run and lift heavy weight, लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। और जो अगर वो हैवी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो फिर भी क्या करते हैं, वो वर्क करते हैं। वर्क रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, वर्क रिक्वायर एनर्जी इज आल्सो नीडेड फॉर ग्रोथ, एनर्जी इज also needed for growth, ठीक है, for growth to make new cells, growth to make new cells and replace old cells that are died, ठीक है, जो सेल मर जाए उनको रिप्लेस करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है। वर्क डन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो इंटरनल एनर्जी आपके पास आती है डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि जो इंटरनल एनर्जी होगी स्टूडेंट वो किसके बराबर होती है, हीट माइनस वर्क डन, ठीक है। फिर कहते हैं द बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी मेंटेन बाय द फूड दैट वी ईट, ठीक है। इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इंटरनल एनर्जी and temperature of the body is maintained by the food that we eat, ठीक है। जो हम खुराक लेते हैं, जो हम डाइट यूज करते हैं, उस डाइट के ऊपर डिपेंड करता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी।
कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात करें, कहते हैं एनर्जी ट्रांसफरिंग प्रोसेस दैट अकर विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के जरिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उस प्रोसेस को हम स्टूडेंट्स क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास टॉपिक था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये इंट्रोडक्शन था इसका, साथ इसकी जो एग्जांपल्स बताई जा रही थी वो एग्जांपल्स थी। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर हम अपनी इसकी जो एप्लीकेशंस बताई जाती हैं, ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बहस करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनको समझेंगे। तो स्टूडेंट ये बाकी सारा प्रोसेस सिंपल सा था। आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेल। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक इसी का जो हाफ पोर्शन था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।